नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं घोषणा के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है, तो एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने अभी तक भी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहे। इसी के साथ कुछ काम की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी निकल के आ रही हैं, जो सभी देशवासियों को जानना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणा रविवार को की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति की भी घोषणा की है। 30 करोड़ लोगों के खाते में पैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर केस का किया गया। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपये भेजे गए हैं। योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ से अधिक निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना से जंग में लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 12 नए चैनल। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे, इसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सकें, इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दे, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले नरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए था, अब इसे 40,000 करोड़ का इजाफा किया गया है। हर क्लास के लिए एक चैनल। सरकार ऑनलाइन लर्निंग पर पूरा ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में सरकार पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक चैनल लॉन्च करेगी, यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा। बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष कंटेंट लाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए अब सभी जिलों में संक्रामक रोगों के लिए हॉस्पिटल होंगे। हर प्रखंड में लैब बनाया जाएगा। 1 साल तक दिवालिया प्रक्रिया पर रोक। कंपनी कानून के ज़्यादातर प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। 1 साल तक दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि कर्ज अदा करने को 1 साल तक के लिए इंसॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाएगी केंद्र सरकार। नई पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी। इसमें यह तय होगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि हर रणनीति सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे। रणनीति सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी। अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्य के कर्ज लेने की लिमिट 60% तक बढ़ा दी है। राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14% ही कर्ज लिया है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में पूरा वेतन न देने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां, उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन न दे पाने में असमर्थ कंपनियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने पंजाब स्थित 52 कंपनियों के संघ हैंड टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रशासन को आदेश दिया था कि वह उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाए जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान अपने
कामगारों को पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर पाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जमशेद कामा ने दलील दी कि कंपनियों का काम ठप पड़ रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में सरकार का पक्ष जानना चाहा। इसके बाद मेहता ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस बीच न्यायालय ने आदेश किया कि राज्य सरकारें कामगारों के वेतन के भुगतान न कर पाने की स्थिति में निजी कंपनियों और कारखानों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च के उस सर्कुलर को चुनौती दी है जिसके जरिए सरकार ने निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करेंगे। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4.0, सरकारी दफ्तरों में बदलेगा कामकाज का तरीका, ड्राफ्ट प्लान तैयार। जी हाँ, लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्य सरकारें जहां कई प्लान तैयार कर रही हैं, वहीं केंद्र सरकार भी सरकारी दफ्तरों के कामकाज का पैटर्न बदलने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक इवेंट्स एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस की ओर से एक खाका तैयार किया गया है जिसे सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया है। डाक, रेलवे, एयरपोर्ट, सेना आदि सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन के आगे बढ़ाए जाने पर कैसे अच्छे से कामकाज हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं। साथ ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें ई ऑफिस पर जोर दिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार देश के 75 मंत्रालय वे विभाग ई ऑफिस कार्यप्रणाली अपना रहे हैं। इनमें से करीब 57 विभागों ने अभी तक वर्क फ्रॉम होम के जरिए 80% तक लक्ष्य हासिल किया है। इसलिए लॉकडाउन के बढ़ाए जाने पर भी यह व्यवस्था और प्रभावी तरीके से लागू हो सकती हैं। सरकारी कामकाज की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि कुछ खास फाइलों को ई ऑफिस के दौरान प्रोसेस नहीं किया जाए। इसके लिए एनआईसी सुरक्षात्मक बंदोबस्त करेगी। इसके अलावा एसएमएस व ईमेल अलर्ट जारी रहेगा ताकि महत्वपूर्ण फाइलों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। मंत्रालयों के बीच फाइलों के आदान प्रदान कैसे बेहतर बनाए जाए और महत्वपूर्ण ईमेल को ई फाइल का हिस्सा कैसे बनाएं जिससे भविष्य के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए, इस बारे में भी प्लान तैयार किया गया है। बिंदुओं पर भी फोकस, जी हाँ, मंत्रालय व विभागों के बीच हेल्प डेस्क बनाए जाए, इसमें टेक्नीशियन को शामिल किया जाए जिससे तकनीकी दिक्कत दूर हो। जो अधिकारी अपने पर्सनल लैपटॉप पर सरकारी काम करते हैं, एनआईसी डेटा की सुरक्षा पर काम करेगी। घर से काम करने वाला अफसर हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध रहना होगा। समय समय पर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करेगी। सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट काम करेगी और आने वाली डाक को स्कैन का इससे संबंधित अधिकारी को ईमेल करेगी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 5 साल के बदले 1 साल में ही मिल सकेगी ग्रेच्युटी। मोदी सरकार ने बनाई योजना। कोरोना वायरस महामारी से उपजे आर्थिक हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई दिनों से विस्तार से जानकारी दे रही हैं। उन्होंने खास करके श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा की। उनमें निश्चित अवधि के रोजगार के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित श्रम कानूनों में वर्तमान 5 साल की स्थिति के मुकाबले 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है। लागू होने पर यह उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो 5 साल से पहले नौकरी खो देते हैं या छोड़ देते हैं। वर्तमान में 5 साल नौकरी पूरा करने पर ही कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलता है। 5 साल पहले नौकरी छोड़ने पर ही या नौकरी से निकाले जाने पर यह राशि नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी का नियम है कि 5 साल की सेवा से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को उस कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी की राशि देनी होती है। अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी हादसे में विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में भी कंपनी को ग्रेच्युटी देना होती है। सीतारमण ने श्रम कानून के लिए अन्य प्रावधानों का क्या लिस्टेड, जी हाँ, विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक रीस्किलिंग फंड शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी व्यवसाय महिलाओं के लिए खोले जाएंगे। रात में सुरक्षा उपायों के साथ साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान होगा। असंगठित श्रमिकों में समेत सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार और समय पर भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी नियम केवल 30% श्रमिकों पर लागू हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी के लिए कानून बनेगा। इससे न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता कम होगी। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को सरल बनाया जाएगा। सभी श्रमिकों को औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कर्मचारियों की सालाना स्वास्थ्य जाँच होगी। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को कंपनी द्वारा नियोजित प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा। श्रमिक सीधे अपने स्वयं के राज्य में आ रहे हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक एवं ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हैं।
ESIC कवरेज का विस्तार, सभी जिलों में पैन इंडिया और 10 या इससे अधिक कर्मचारियों की नियुक्त करने वाले सभी प्रस्तावों को किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और अब जल्द सभी कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस पर केंद्र सरकार अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेगी। उसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के फैसले को वापस लेने की पूरी तैयारी में है। तो ये थी आपके लिए गुड न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।